जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो हम लोग के 12वीं कक्षा का अध्याय पहला है, यानी जीवों में जनन, है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के प्रश्न पत्र बनते हैं, इसका हम लोगों ने जो है एक बार रिवीजन कर लिया है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हम लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं, हम लोग इसका आंसर्स कैसे करेंगे और इसको हम लोग किस प्रकार से जो है इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो पहला सवाल है हम लोगों का, द्विलिंगी पुष्प की परिभाषा कह रहा है देने के लिए, डिफाइन बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे या ये जानेंगे कि जो पुष्प क्या होता है। ठीक है, तो पुष्प जो होते हैं जो आपके फेनरोगेमस यानी कि पुष्पी पादप के, है ना, जो आपके क्रिप्टोगेमस पौधे होते हैं, फेनरोगेमस पौधे होते हैं, यानी जिसको हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं, है ना, कि जो आपके विकसित प्रकार के पौधे होते हैं उसमें प्रजनन अंगों के रूप में पुष्प पाया जाता है। यानी कि हायर पौधे की बात करें तो उसमें आकर्षक हिस्सा के साथ साथ जो है ना, ये प्रजनन कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पुष्प को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पुष्प जो होता है ना, यह स्टेम मॉडिफिकेशंस होता है। क्या होता है, हिंदी भाषा में कह सकते हैं प्ररोह तंत्र का यह क्या है, रूपांतरित रूप है ना। और जो क्या होते हैं, पौधों के आकर्षक वाले हिस्से होते हैं जो प्रजनन कार्यों से संबंधित होते हैं। अब कह रहा है द्विलिंगी पुष्प, है ना, तो वैसे पुष्प जिसमें क्या होता है, नर और मादा प्रजनन अंग दोनों मौजूद होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आपका अड़हुल का पुष्प होता है, गुलाब होता है, मटर होता है, सेमल का, ये सब के सब क्या है, धतूरा का पुष्प, ये सब के सब क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे पुष्प जो क्या होते हैं, नर और मादा प्रजनन अंग दोनों मौजूद हों, है ना, वैसे पुष्प जिसमें नर तथा मादा प्रजनन अंग दोनों एक ही पुष्प में मौजूद होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए दूसरा सवाल है, परागन की परिभाषा दे, है ना। यहाँ पर कह रहा है पॉलिनेशन को डिफाइन करना है। पॉलिनेशन क्या होता है ना, परागन क्या होता है, तो हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे कि जब परागकण जो होता है ना, और ये परागकण कहाँ बनते हैं, परागकोश में बनते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, परागकण का परागकोश से निकलना और वर्तिकाग्र पर आकर के स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। पर जो है स्थानांतरण हो रहा है किसका भैया, तो यहाँ पर परागकण जो होते हैं ना, क्या होते हैं, परागकण परागकोश से निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, तो इसी को हम लोग, स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि परागकण का परागकोश से निकलना और वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं, स्वपरागन होता है, परपरागन होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला है कि पुष्प का कौन सा हिस्सा किसमें परिवर्तित होता है। सवाल पूछा जा रहा है कि पुष्प में अलग अलग प्रकार के हिस्से होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पुष्पों में कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो एक होता है कैलिक्स होता है, ठीक है, दूसरा क्या है, कोरोला होता है, फिर क्या है, एंड्रोईसियम होता है, क्या होता है, एंड्रोईसियम होता है, उसके बाद क्या है, गाइनोईसियम है, क्या है, गाइनोईसियम है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलिक्स की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल बोले थे, क्या बोले थे, सेपल। दूसरा कोरोला की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। एंड्रोईसियम की इकाई को स्टामेन कहते हैं और गाइनोईसियम की इकाई को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब कह रहा है कि पुष्पों में जो हिस्से होते हैं, है ना, निषेचन के बाद किस में परिवर्तित करता है, तो अंडाशय किस में बदलता है, फल में यानी फ्रूट्स में बदलता है, और अंडक किस में बदलता है, बीज में बदलता है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि अंडाशय जो होते हैं वह फलों में कन्वर्ट करते हैं यानी फ्रूट्स में बदलते हैं, और ओव्यूल जो होता है आपके बीज में कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है,
चलिए अगला सवाल है कि पुष्प के विभिन्न हिस्सों के नाम तथा इकाई बताएं। चलिए तो ये हम लोग का जो है यहाँ पर जो है आंसर हो गया है ना, पुष्प के विभिन्न हिस्से। पुष्प में कितने तरह के हिस्से होते हैं? 2 तरह के हिस्से होते हैं ना, एक होता है आवश्यक भाग होता है और एक क्या होता है अनावश्यक। क्या होता है? अनावश्यक भाग, या इसी को आप सहायक हिस्सा कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के हिस्से में, सहायक में कितने हिस्से? 2 हिस्से रहते हैं। पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, है ना। कैलिक्स होते हैं, दूसरा क्या होता है? कोरोला होता है। ये दोनों क्या है? सहायक हिस्सा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल पार्ट्स भी कह सकते हैं। और आवश्यक हिस्से में 2 हिस्से हैं, पहला है एंड्रोइशियम, दूसरा क्या है? गाइनोइशियम। ये हम लोग ऑफलाइन बैच में देख लिए है ना। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोइशियम है और गाइनोइशियम्स है। अगर ये चारों हिस्से अगर किसी भी पुष्प में मौजूद होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण फूल कहते हैं, यानी कि कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा, कैलिक्स की इकाई को सेपेल कहा जाता है, कोरोला की इकाई को पेटल कहा जाता है, एंड्रोइशियम की इकाई को स्टामेन कहा जाता है और गाइनोइशियम की इकाई को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है कि प्रजनन की क्या परिभाषा है और इनका क्या करना है? कार्य बताना है। तो देखिए, प्रजनन क्या होता है? सजीवों का मौलिक गुण होता है, यानी कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे आपके जंतु हों, उन सबों में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का जो है मौलिक गुण होता है। मौलिक गुण किसको बोले भैया? कि जीवों में एक प्रकार का प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें वे क्या करते हैं? जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती हैं, या इसी को हम लोग जनन कहते हैं, या अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से जो है हम लोग लिखेंगे या लिख सकते हैं कि प्रजनन जो होता है ना, वह क्या होता है? एक जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें कोई भी जीवधारी क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं और अपने जैसे तथा अपने से भिन्न शिशुओं को जन्म देते हैं, जिससे क्या होता है? उनके जाति की सत्ता इस पृथ्वी पर बनी रहती हैं। तो यह क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहलाता है। अब बात आती है कार्य की, तो इससे क्या होगा भैया? तो इससे जनसंख्या आएगी ना, यानी कि यहाँ से पॉपुलेशंस बढ़ेगा ताकि उसके जाति की सत्ता इस पृथ्वी पर बनी रह सके, है ना। तो जनसंख्या बढ़ने वाली है ना। उसके बाद जो है विभिन्नताएं आएंगी और उससे क्या होगा? विकास होगा। तो हम लोगों ने जो है इसको लिखा था ऑफलाइन बैच में। इसके कार्य में क्या क्या है? जनसंख्या संगठन है, विभिन्नताएं हैं और विकास है। तो इसी प्रजनन के परिणाम स्वरूप होने वाला है। ठीक है, अब अगला है क्लोन। क्लोन की परिभाषा देनी है। तो क्लोन क्या होता है भैया? तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा क्लोन क्या है। तो क्लोन एक प्रकार का क्या है? संतान है ना, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। किसके परिणाम स्वरूप? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कैसे भैया? कि क्योंकि हम लोग जो है ऑफलाइन बैच में पढ़ चुके हैं कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? एकल मातृ कोशिकाएं भाग लेती हैं और उनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती है ना, वह क्या होती हैं? हूबहू होती हैं अपने जनक से। यानी किस किस मामले में? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से और आनुवांशिक दृष्टिकोण से ये समान होते हैं। तो इस तरह के जो उत्पन्न संतानें होती हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो क्लोन को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, है ना, कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति या संतान या ऑफस्प्रिंग्स जो अपने माता पिता से क्या होते हैं? संरचनात्मक तथा आनुवांशिक दृष्टिकोण से समान होते हैं। तो ऐसे संतति को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है अंडयुज और जरायुज जीवधारी क्या होता है। ठीक है, देखिए अंडयुज को हम लोग कहते हैं ओविपेरस। क्या कहते हैं? ओविपेरस कहते हैं। और जरायुज को क्या कहते हैं हम लोग? विविपेरस कहते हैं। तो कह रहा है अंडयुज जीवधारी, देखिए ऐसे जीवधारी जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। जैसे कौन कौन से जीव अंडे देते हैं? जैसे कि पक्षी अंडे देते हैं, सरीसृप देते हैं, मछलियाँ, ये सब के सब क्या है? अंडयुज जीवधारी होते हैं। यानी कि
एक ऐसे मेंबर्स या एक ऐसे जो हैं जीवधारी जो क्या करते हैं, अपने शिशुओं को जन्म देते हैं। तो शिशुओं को जन्म देंगे कौन, जिसको हम लोग कहते हैं जरायुज। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं, तो उसको अंडयुज कहते हैं। जैसे मछलियाँ हैं, सरीसृप हैं, पक्षी हैं, ये सब क्या है, ओविपेरस है ना। अंडयुज को हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस। और जरायुज क्या हो गया आपका, विविपेरस। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसे जीवधारी जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, उसको हम लोग अंडयुज जीवधारी। और वैसे जीव जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जरायुज जीवधारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं। कहता है लैंगिक प्रजनन की घटनाओं के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, लैंगिक प्रजनन का परिभाषा लिखेंगे, है ना। कि लैंगिक प्रजनन जो होता है, प्रजनन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें क्या है, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, युग्मक का निर्माण भी होएगा और निषेचन की प्रक्रिया के बाद युग्मनज बनेंगे, है ना। तो उसको हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब कह रहा है घटनाएं, तो इसमें कितनी घटनाएं होती हैं, 3 घटनाएं होती हैं। मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। पहला क्या है, पूर्व निषेचन है, दूसरा क्या है, निषेचन है, और उसके बाद क्या है, पश्च निषेचन है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, 2 घटनाएं शामिल हैं, है ना। पहला क्या है आपका, 2 प्रोसेस में, पहला है युग्मक जनन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और उसके बाद क्या है, गैमेट का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स, पहला प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स, पहला गैमेटोजेनेसिस जिसको युग्मक जनन कहते हैं और युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि युग्मक बनने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको युग्मक जनन कहते हैं ना। और युग्मक बन जाएगा तो स्थानांतरित होगा, जिसको हम लोग युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, निषेचन है, दूसरा निषेचन है। तो निषेचन में क्या होता है, जब नर और मादा युग्मक क्या हो जाएंगे, मैच्योर कर जाएंगे, आपस में ट्रांसफर करेंगे तो फिर कॉम्बिनेशन होगा। तो नर तथा मादा युग्मक के संलयन की जो प्रक्रियाएं होती हैं तो इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो ये कहाँ होता है, जीव शरीर के अंदर की जीव शरीर के बाहर, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने जीवों को 2 हिस्सों में बांटा। निषेचन होता है 2 तरह का, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे कि जब निषेचन होगा जीव शरीर के बाहर, यानी माध्यम में होगा, जल में हो सकता है, हवा में हो सकता है, तो इस प्रकार के निषेचन को क्या बोलेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। जैसे आपके मछलियों में होता है, मेढकों में होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस होते हैं। लेकिन जब नर तथा मादा युग्मक का संलयन यानी मिलान जीव शरीर के अंदर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन कहेंगे, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशंस कहेंगे। ठीक है, जैसे मनुष्यों में होता है, हायर पौधों में होता है ना, पुष्पी पौधों में आपके क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस होते हैं। ठीक है, इस तरह से जब हम लोग पश्च निषेचन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलते हैं, 2 प्रोसेस देखने को मिलता है, जहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और भ्रूण बनते हैं। तो जाइगोट कैसे बनता है, तो हम लोग देख चुके हैं कि नर और मादा युग्मक के जो है संयुग्मन के बाद बने द्विगुणित संरचना को हम लोग युग्मनज कहते हैं, यानी जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट से ही क्या होता है, डिवीजन डिफरेंशिएशंस के बाद यानी कि कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, कार्य का बंटवारा होता है, जिससे क्या होता है, आपके भ्रूण बनते हैं। तो यही प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती हैं। तो हम लोग अगर इसको चार्ट वाइज देखें तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने कि निषेचन की घटना को जो है 3 स्टेज में बांट दिया, पूर्व निषेचन, निषेचन और पश्च निषेचन, है ना। इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में फिर 2 जो है, पहला आपका गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक का निर्माण होएगा और उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होने वाला है। फिर फर्टिलाइजेशंस में 2 बातें हैं, एक्सटर्नल है और इंटरनल है। और फिर जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशंस में युग्मनज बनेंगे और भ्रूणोद्भव होगा, यानी कि भ्रूण का निर्माण होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है शुक्र सेचन यानी
इंसेमिनेशन है। कहता है परिभाषा देने के लिए यहाँ पर शुक्र सेचन की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो देखिए यह जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किस घटनाक्रम में आएगा। देखिए ट्रांसफरेशन होना है ना यहाँ पर, तो ट्रांसफर कहाँ हम रखते हैं हम लोग, पूर्व निषेचन में रखते हैं ना, पूर्व निषेचन प्री फर्टिलाइजेशन में। तो यह क्या है, ट्रांसफरेशन है ना, युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो क्या है यहाँ पर जो पुरुषों के शरीर के अंदर जो शुक्राणु तैयार होते हैं वह मादा के शरीर तक पहुंचेगा। तो यही जो स्थानांतरण होता है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, शुक्र सेचन कहते हैं। यानी कि जंतुओं में क्या होता है, पुरुषों के शरीर के अंदर क्या होता है, शुक्राणु कोशिकाएं तैयार होती हैं और वह स्थानांतरित होगी निषेचन के लिए मादा शरीर के अंदर। तो यही जो शुक्राणुओं का यानी नर युग्मक का जो स्थानांतरण है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र सेचन यानी इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट दैट इज नॉन एज इंसेमिनेशन। हिंदी भाषा में इसको कह सकते हैं कि पुरुषों के शुक्राणुओं का जो है स्त्री शरीर के अंदर प्रवेश करना, इंटर करना क्या कहलाता है, शुक्र सेचन कहलाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रजनन किस जीवधारी में किस प्रकार से होगा, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है प्रजनन जो आपके सजीवों के प्रमुख गुण होते हैं किस प्रकार से होगा या किन किन बात पर निर्भर करता है। तो हम लोगों ने ऑफलाइन बैच में देखा था कि आपका जो है पहला जो था हम लोग का क्या है, सजीवों का आवास पर निर्भर करता है, हैबिटेट पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी पर निर्भर करता है कि जंतुओं या पौधों की आंतरिक संरचना कैसी है, कार्यकी कैसी है ना, और पर्यावरणीय अवस्था पर। तो ये तीन फैक्टर्स जो है निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार के जीवों में किस प्रकार से क्या होना है, रिप्रोडक्शंस होना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि प्रजनन जो है किसी भी जीवधारी में जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो हम लोग का क्या है, आवास स्थान है। दूसरा आंतरिक संरचना और कार्यकी है, और तीसरा क्या है, पर्यावरणीय अवस्था है। इस तरह से, ठीक है। चलिए अब अगला है कि अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में प्रजनन कैसे करता है। देखिए पहले हम लोग ये जानेंगे कि अमीबा अनुकूल परिस्थिति में प्रजनन कैसे करता है। तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीवधारी हैं जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं ना, और ये जलीय जीवधारी होते हैं जो परिपक्वता के बाद जो है द्विविभाजन विधि द्वारा अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अमीबा होते हैं वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं और ये जलीय परिवेश में रहते हैं। यानी कि जब वह परिपक्व हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, जब परिपक्वता के बाद जो है उसमें केंद्र का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य के बंटवारे के बाद जो है एक परिपक्व अमीबा जो है वो दो हिस्से में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से होता है अनुकूल परिस्थिति में। यानी कि जो अमीबा होता है, अमीबा में क्या होना है, द्विविभाजन की प्रक्रिया होनी है ना। जब हम लोग करते हैं प्रतिकूल परिस्थिति है ना, कि प्रतिकूल यानी कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होने वाला है कि जैसे आपका जो है अगर क्या होता है, अमीबा जो होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए इसका तो स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, कूटपाद होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं ना। तो स्यूडोपोडिया जो है अपनी आकृति हमेशा बदलते रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको नाम दे सकते हैं प्लूरोमॉर्फ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लूरोमॉर्फ कह सकते हैं। यानी कि यह अपनी आकृति क्या करता है, जो है बदलते रहता है इस तरह से। तो जब इसमें परिपक्वता आ जाती है तो फिर ये क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन द्वारा, जिसको हम लोग द्विविभाजन कहते हैं ना, तो इसमें केंद्रक बढ़ते हैं और कोशिका द्रव्य बढ़ता है, जिससे क्या करते हैं, एक अमीबा दो हिस्से में कन्वर्ट कर जाते हैं, यानी कि दो संतति अमीबा बनाते हैं ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं, यानी इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति होता है, यानी प्रतिकूल परिस्थिति कब होगा भाई, जब क्या हो जाएगा, वाटर लेवल डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि जब अमीबा जलीय माध्यम में था तो यह उसका अनुकूल परिस्थिति है, लेकिन जब पानी सूख जाएगा, नदी सूखेगा कब भैया, जब जो है वाटर लेवल डिक्रीज कर जाएगा, या नहीं तो समर सीजन रहेगा, गर्मी का दिन रहेगा, तो उसमें क्या होगा, नदी तालाब पोखर सूख जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, है ना। तो अब ये क्या करेंगे बेचारे, तो ये क्या करेंगे, अपने चारों तरफ क्या करेगा,
अपने चारों तरफ जो है एक कोट पहन लेगा, तो इस कोट को हम लोग क्या नाम दिए थे? सिस्ट कोशिका। क्या नाम दिए थे? सिस्ट वॉल नाम दिए थे, है ना। और इसके बाद जो है क्या होने वाला है, ये सिस्ट कोशिकाएं जो है इसमें केंद्रक के साथ साथ जो है कोशिका द्रव का क्या करने वाला है, यहाँ पर ये बचाव करने वाला है। कब तक? जब फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये क्या कर जाएंगे, आपके ब्रेक कर जाएंगे, और उसके बाद सारा का सारा अमीबा का जो बीजाणु होगा वो सब के सब फेवरेबल कंडीशन में यानी माध्यम में आ जाएंगे, पर्यावरण में आ जाएंगे, और सारे के सारे जो है क्या बनाएंगे, अमीबा बनाएंगे। तो ये जो तरीका है आपका, ये क्या है? बहु विभाजन का तरीका है। कौन सा है? बहु विभाजन का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में प्रजनन कैसे करता है? तो हम लोग लिखेंगे अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में बहु विभाजन विधि के द्वारा प्रजनन करता है। यह तब होता है जब नदी, तालाब, पोखर सूख जाता है। जब सूखता है तो अपने चारों तरफ अमीबा क्या करते हैं, एक कोट बना लेते हैं, है ना, यानी कि एक सिस्ट वाल बनाता है। तो इस सिस्ट वाल के अंदर जो है जितने सारे आपके सेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे केंद्रक हो गए, यहाँ पर कोशिका द्रव हो गए, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, अनुकूल परिस्थिति आता है, तो फिर जो है इससे सारे के सारे स्पोर्स लिबरेट करते हैं, बाहर होते हैं, तब जाकर के ये अमीबा स्पोर्स जो है बाहर आएंगे और सारे अमीबा में कन्वर्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गेम्यूल तथा गीमा का निर्माण किस में होता है? देखिए गेम्यूल कहाँ बनते हैं भैया? तो स्पॉन्ज में बनते हैं, है ना। और ये कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी बनाता है। गेम्यूल फॉर्मेशंस स्पॉन्जेस में मिलते हैं। और गीमा कहाँ बनता है आपका? ब्रायोफाइटा में बनता है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर यानी प्याली नुमा संरचना वाला होता है, जिससे क्या होता है, जो है ब्रायोफाइटा के मेंबर्स जो है इससे कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि गेम्यूल जो होता है वो स्पॉन्जेस में बनते हैं, और गीमा जो है वो आपका कहाँ मिलेगा? आपको ब्रायोफाइटा के सदस्यों में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे है युग्मक जनन क्या होता है। यहाँ पर युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है, और भ्रूण का बनना भ्रूणोद्भव कहलाता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। युग्मक जनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, और भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। उसके बाद है आंतरिक और बाह्य निषेचन। जब नर तथा मादा युग्मक का संलयन बाहर होगा, शरीर के बाहर होगा, यानी माध्यम में होगा, तो उसको बाह्य कहेंगे। और जब शरीर के अंदर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। पादप उत्तक संवर्धन क्या है? इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? पीटीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीटीसी, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। और ये एक प्रकार की क्या है? आधुनिक तकनीक है। क्या है? आधुनिक और जटिल प्रक्रियाएं हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, पादप उत्तक संवर्धन। संवर्धन माने हम लोग क्या करेंगे? कल्चर करेंगे, बनाएंगे। उत्तक किसको कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और पादप प्लांट्स, जो अपने से भोजन बना रहा है। तो देखिए पादप उत्तक संवर्धन यानी कि पादप उत्तक संवर्धन एक आधुनिक तथा जटिल प्रक्रिया है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग? पौधों के कोशिका, उत्तक, भ्रूणपोष को लेकर के ना हम लोग प्रयोगशाला विधि पर क्या करते हैं? उचित पोषक तत्वों की मौजूदगी में संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। तो यही जो मेथड्स है, ये जो तरीका है, टेक्निक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि प्लांट टिश्यू कल्चर यह पौधों में किया जाता है, पादपों में किया जाता है, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में एक ऐसा कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, जिसको हम लोग टोटी पोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटी पोटेंसी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला है कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। तो इसमें क्या होता है? कायिक प्रवर्धन जो होता है वह पौधों में होता है, और पौधों में अगर प्रजनन की प्रक्रियाएं जो है कायिक भाग से होती हैं, जैसे जड़ से, तना से, पत्ती से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब प्रकार कह रहा है, तो प्रकार में दो है भैया। पहला है कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। जब हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार करेंगे तो बोलेंगे कृत्रिम, और जब
प्रकृति के हिसाब से होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक। ठीक है, अब कह रहा है अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा दें। तो अलैंगिक प्रजनन किसको कहते हैं? तो प्रजनन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें क्या होता है, नर मादा भाग नहीं लेते हैं, यानी कि एकल जनक कोशिकाएं भाग लेती हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन को अलैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक कहते हैं, यानी कि प्रजनन का एक ऐसा प्रकार जिसमें एकल मातृ कोशिकाएं भाग लेती हैं, जिसमें ना तो युग्मक बनते हैं, ना निषेचन, ना ही युग्मनज बनता है। तो ये क्या कहलाता है? अलैंगिक। अब कह रहा है विभिन्न विधियां। तो विभिन्न विधियों में हम लोगों ने देखा था कि अलैंगिक प्रजनन की अलग अलग विधियों में हम लोगों ने देखा था 3 मेथड से होता है। एक है विभाजन, मुकुलन है और बीजाणु निर्माण है। तो विभाजन विधि में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी जीवधारी परिपक्व होते हैं, केंद्रक का बंटवारा होता है, फिर कोशिका द्रव बढ़ जाते हैं ना। इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि अमीबा में द्विविभाजन होता है, पारामीशियम में द्विविभाजन होता है, जिसमें क्या होता है, ये अनुप्रस्थ रूप से बढ़ते हैं और फिर 2 नए पारामीशियम का निर्माण कर लेते हैं। युगलीना में क्या होता है, अनुदैर्घ्य बंटवारा होता है, इस तरह से है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि बहुविभाजन होता है। बहुविभाजन आपके अमीबा में प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं, और मलेरियल पैरासाइट जिसको कहते हैं आप मलेरिया के परजीवी, उसमें देखने को मिलता है ना बहुविभाजन। फिर हम लोग आइए देखते हैं कि मुकुलन में क्या होता है। तो मुकुलन को हम लोग 2 भाग में बांटते थे, है ना। एक है बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। अगर मुकुलन की प्रक्रिया में, मुकुलन किसको बोलते हैं, देखिए, जीव शरीर परिपक्व होएगा और शरीर के बाहर या आंतरिक सतह पर क्या होगा, अंगुली नुमा संरचना बनेगी जो एक नए जीव शरीर को निर्माण करेगी, यानी बनाएगी। तो अगर शरीर के अंदर होगा तो बोलेंगे आंतरिक, अगर बाहर होगा तो बोलेंगे बाह्य, इस तरह से। ठीक है, तो बाह्य मुकुलन में हम लोग हाइड्रा पढ़े थे, यीस्ट देखे थे, है ना, इस तरह से, और आंतरिक में स्पॉन्जेस। ठीक है, तो इस तरह से। फिर हम लोगों ने देखा था कि बीजाणु निर्माण विधि, जिसमें एक आपका म्यूकर है, स्पर्जिलस है पेनिसिलियम में, और हम लोगों ने देखा था कि पेनिसिलियम स्पर्जिलस में क्या होता है कि चेन ऑफ कोनिडिया बनता है, जिसको हम लोग एकाइनेट्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए स्पाइरोगायरा में कैसा होता है। तो स्पाइरोगायरा एक प्रकार का क्या है, हरी शैवाल है, जिसको हम लोग पॉन्ड सिल्क कहते हैं। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि स्पाइरोगायरा को हम लोग क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क, यानी तालाबी रेशम कहते हैं। ठीक है, प्लानेरिया, इसमें क्या मिलता है, स्पाइरोगायरा जो होता है इसमें हम लोग को क्या मिलता है, विखंडन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग फ्रेगमेंटेशंस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशंस मेथड द्वारा प्रजनन होता है, प्लानेरिया में रीजनरेशन होता है ना, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बैक्टीरिया में क्या होता है, द्विविभाजन होता है। स्पर्जिलस में क्या होता है, आपके चेन ऑफ कोनिडिया बनता है ना, जिसको हम लोग एकाइनेट्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है सवाल आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड थे, और इनका जो सॉल्यूशन जो हम लोग अभी डिस्कस करें, ये आप पीडीएफ के रूप में जो है किसी अगले क्लास में जो है हम लोग इसको डिटेल से जो है हम लोग इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।